वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो नंबर 3। एक्चुअली चैनल की फोर्थ वीडियो है बट मेरी तीसरी है और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक ऐसा चैप्टर जो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, सीबीएसई बोर्ड, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास 10th के एग्जाम के डेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैप्टर हम रिवाइज कर लें। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं आज के क्लास में। और काफ़ी इजी और छोटा चैप्टर है, तो हम इसको समराइज करेंगे काफ़ी जल्दी, काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्चुअली, और साथ में पूरा का पूरा चैप्टर आज की वीडियो में हम खत्म करेंगे। और एक चीज़ जो हम बाकी रखेंगे वो है एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, और कुछ साइड क्वेश्चंस जो कि अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, तो जैसा कि छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, आई गेस क्लास 6th या 7th में पढ़ते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो वहां पर हमें एक चीज समझाई जाती है कि अगर कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी रिएक्शन के बाद किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। और अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। क्लास 10th के हिसाब से एक चीज याद रखनी है कि जो नया सब्सटेंस बनेगा, पुराने वाले से उसका केमिकल फॉर्मूला अलग होने वाला है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों जुड़ के क्या बना, H2O। कुछ नया बना ना, हाइड्रोजन अलग चीज था, ऑक्सीजन अलग, दोनों गैस होते हैं। ठीक है, एक से दोनों ही कंबशन के सपोर्टर है ना। ऑक्सीजन तो कंबशन का सपोर्टर है और हाइड्रोजन गैस खुद ही जल जाता है, लेकिन ये दोनों मिला के क्या बने, H2O, बिल्कुल अलग चीज है, आग को बुझा देती है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। हाँ, केमिकल रिएक्शन इसे कहते हैं। अब ये नहीं कि पेपर को फाड़ दिया और बोलोगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया, वापस जोड़ तो नहीं सकते, रिवर्सिबल नहीं है। नहीं, कोई नया सब्सटेंस थोड़ी बना। पेपर को ऐसे फाड़ दिए तो प्लास्टिक बन गया, पेपर ही रहता है, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ठीक, हमारा ग्रोथ, छोटे थे बड़े हो गए, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस आए हैं, है ना। बायो में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे केमिकल चेंजेस आए हैं। और साथ में हमारा ग्रोथ जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। बचपन में कुछ और थे, बड़े होके कुछ और हो गए। हड्डियां कम थी, हड्डियां बढ़ गई, हड्डियां ज्यादा थी, बचपन में हड्डियां ज्यादा होती है ना, फिर हड्डियां कम हो गई। मसल्स कम थे, मसल्स ज्यादा हो गए, वेट बढ़ा, साइज बढ़ा। ठीक है, फेस पे बियर्ड आ गया, सब कुछ बदला। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड क्या है, केमिकल चेंज है। एक बार ऐसे ही मैं कहीं क्लास ले रहा था, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर एक ग्लास का टम्बलर लेते हैं, टम्बलर तो नहीं बोला था, बोला था सर एक ग्लास लेते हैं कांच का और उसे फोड़ देते हैं, और फोड़ के बिल्कुल उसको पाउडर बना देते हैं, क्या वो केमिकल रिएक्शन होगा या फिजिकल? तो मैंने बोला ऑब्वियसली फिजिकल है। तो बोलता सर उसको जोड़ तो नहीं सकते हैं। तो बात सही है, जोड़ नहीं सकते हैं, बट याद क्या रखना है, केमिकल फॉर्मूला नया होना चाहिए। जो ग्लास का केमिकल फॉर्मूला पहले था, टूटने के बाद भी वो ग्लास ही है, केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा, कुछ नया नहीं बना। ठीक है, तो ऐसी चीजों को केमिकल रिएक्शन नहीं बोलना है जहां पर कोई नया सब्सटेंस बना है और उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, वो फिजिकल रिएक्शन होगा। अगर केमिकल फॉर्मूला भी बदला, तब जाके हम कहेंगे कि हाँ केमिकल चेंज हुआ है। और ऑब्वियसली रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कॉन्सेप्ट तो यूनिवर्सल है, उसे याद रखना ही है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हो गई, ये कुछ बेसिक चीजें हो गई केमिकल रिएक्शंस के बारे में। फिर आता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन के बाद हम लोग इक्वेशंस पे चलेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या बोलते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इससे पहले मैं सोच रहा था कि कुछ एग्जांपल्स और दे दूं। तो एग्जांपल्स में रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन हमारा केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होता है उसका ब्रेकडाउन किया जाता है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके हम CO2, H2O, मतलब ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं, CO2, H2O और एनर्जी बनती है। एनारोबिक में भी देख लो, इथेनॉल, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन वाले में भी देखो, याद करो, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो सब में ग्लूकोज टूट के कुछ और बन रहा है, तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन हुआ। डाइजेशन क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शन के अंदर में काउंट होती है। ठीक है, तो याद रखना केमिकल रिएक्शन में ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और फिजिकल में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है।
एक बड़ा मजेदार एग्जांपल, एक मजेदार एग्जांपल ये है कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है। तो याद रखिएगा, बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ वैक्स दोनों कंप्लीटली अलग चीज है। बर्निंग ऑफ कैंडल में मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती के जलने से एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। और एनर्जी अगर निकली है तो एनर्जी क्रिएट तो नहीं होती है, वो जरूर कहीं ना कहीं से ट्रांसफॉर्म होकर आई होगी। तो यहां पर ये वैक्स अपने आप को हीट और लाइट देने के लिए कुर्बान कर रहा होता है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल में वैक्स जलता है, केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, मेल्टिंग क्या है, वैक्स को गर्म करो जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाए। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जब होता है, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा वैक्स जो है वो नीचे से टपक जाता है। तो लोग पूछते हैं कि ये तो मेल्टिंग भी है। अरे नहीं, एक्चुअल में तुमने कैंडल जलाया, कैंडल बर्न हुआ, सब चीज ठीक है, लेकिन जब हम जला रहे हैं तो टिप से हीट निकल रही है, उस हीट के वजह से वैक्स का लेयर मेल्ट होते रहता है साथ में। बट याद क्या रखना है कि कैंडल बर्न तो हो रहा है ना, तो है ये क्या, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, केमिकल रिएक्शन है। याद होगा दिवाली में या फिर और भी फेस्टिवल्स में हम वो कैंडल लाते हैं जिसके नीचे वो एल्यूमिनियम का कोई कैप टाइप का दिया रहता है, उसको जब हम जलाते हैं तो उसमें से वैक्स मेल्ट करके कहीं बाहर तो गिर नहीं है, तब खत्म क्यों हो गया? कुछ वक्त बाद तो खत्म हो जाता है ना। खत्म हुआ मतलब कोई नया सब्सटेंस वो बना होगा, और नया सब्सटेंस बना है यानी कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन नहीं है। तो ये एग्जांपल्स हमारे हो गए। अब हम आते हैं, चार टाइप के रिएक्शन हम देखेंगे और चारों रिएक्शंस को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, फिलहाल क्लास 10th में चार टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। तो फॉर यू क्लास 10th गाइस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन का उल्टा डीकॉम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, और चौथा डिस्प्लेसमेंट का ही रिश्तेदार है लेकिन उम्र में थोड़ा बड़ा है। ये कौन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चार रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं, सबसे आसान है, सबसे बेसिक है। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो रिएक्टेंट आएंगे, आपस में करेंगे रिएक्ट और बन जाएगा एक प्रोडक्ट, और कुछ नहीं होगा, कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। बाई प्रोडक्ट मतलब केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के साथ कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज रिलीज नहीं होगी जो रिएक्शन में हमें दिखाई दे। जैसे एक रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस नाम का, प्लांट को चाहिए क्या, ग्लूकोज, CO2 H2O मिला सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर, प्लांट को क्या चाहिए, C6H12O6 ग्लूकोज, लेकिन साथ में ऑक्सीजन निकलता है ना, साथ में थोड़ा सा वाटर रिलीज होता है। तो ये इस रिएक्शन में ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट है और बाकी दो बाई प्रोडक्ट है। ऐसे कोई बाई प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब होगा क्या, बताता हूं कि एक रिएक्टेंट आया ए नाम का, बोला भाई चलो बी तुम हमारे साथ रिएक्ट कर जाओ। तो ये दोनों कौन हो गए, ये दोनों हो गए रिएक्टेंट्स। ये लोग आपस में रिएक्ट करेंगे और कुछ सी बना देंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और कुछ सी नाम का ऑब्जेक्ट बना देंगे, काम खत्म। ठीक है, हाइड्रोजन भैया आए, ऑक्सीजन को बोले रिएक्ट करोगे, बोला ठीक है कर लेंगे, बन गया H2O। कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ,
कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद पढ़ना है डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के और भी एग्जांपल्स होते हैं। जिन भी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट जुड़े और एक प्रोडक्ट बने उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब डिफाइन कैसे करना है? तो डिफाइन इसको ऐसे करना है कि सच रिएक्शंस इन विच two reactants react together to form a single product, those kind of reactions are known as combination reaction. एग्जाम्पल, Na आया Cl से जुड़ा NaCl बन गया, कार्बन आया दो ऑक्सीजन से जुड़ा CO2 बन गया, हाइड्रोजन आया ऑक्सीजन से जुड़ा H2O बन गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन में कोई आया, एक कंपाउंड आया AB नाम का, और ये रिएक्शन के बाद टूट के A प्लस B मतलब अलग अलग बन गया। A kind of reaction in which a single reactant is broken down into two or more products। ठीक है, लेकिन एक बात याद आती है, क्लास 7th या 8th में पढ़ा था हमने कि अगर किसी केमिकल सब्सटेंस को तोड़ना हो, है ना, मतलब किसी केमिकल सब्सटेंस का अर्थ था किसी केमिकल कंपाउंड को अगर तोड़ना हो तो एनर्जी बहुत लगेगी। फिजिकली तो तोड़ सकते हो, केमिकली उसको तोड़ के अलग अलग करोगे तो एनर्जी बहुत लगेगी। तो हमें ना बचपन में पढ़ाया जाता था कि H2O को अगर तोड़ोगे तो हैवी इलेक्ट्रिसिटी से पास कराना होगा, H2O में से हैवी इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तब जाके वो टूटेगा और टूट के अलग अलग होगा। बात सही है। तो कभी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन खुद से नहीं होता है। डीकंपोजिशन करवाने के लिए कंपाउंड के साथ बहुत दुर्व्यवहार करना पड़ता है। मतलब या तो इसे लाइट के प्रेजेंस में छोड़ना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी, और कभी कभी हीट। इन तीनों में से कोई फैक्टर तो देना पड़ेगा, इन तीनों में से कोई फैक्टर तो देना पड़ेगा। इन तीनों में से कोई फैक्टर दोगे तब जाके ऐसे कंपाउंड्स की डीकंपोजिशन संभव है, वरना डीकंपोज नहीं करेंगे। तो डेफिनेशन क्या हुआ? दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन, a single reactant is broken down, actually the reactant is our compound only. A single reactant is broken down into two or more products is known as decomposition reaction. याद रखना, एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होगा, और एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है? लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट। ठीक है, अब थोड़ी सी बोर्ड की सफाई कर ली जाए। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब किसी को उसके जगह से डिस्प्लेस कर देना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो एक बच्चा है जो बहुत ताकतवर है, और जैसा कि स्कूल डेज में होता है उसकी डेस्क फिक्स है कि उसको लास्ट बेंच कॉर्नर पे बैठना है, और वो बच्चा बहुत ताकतवर है। और एक कमजोर सा बच्चा शरीफ टाइप का उस डेस्क पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। ये गया, बोला चलो भाई हटो, वो नहीं हटा, तो ये उठा के फेंक देगा, बोलेगा जाओ यहां से, और खुद जाके बैठ जाएगा। तो जो ताकतवर है वो कमजोर से जगह छीन लेता है, और यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी। द मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स प्लेस। जो ज्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर वाले को उसके जगह से हटाएगा। अब यहां पर एक बात आती है कि एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कैसे जानी जाए, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद रखें। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद रखें? तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने के लिए एक तरीका मैंने शॉर्ट्स पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वो आप YouTube शॉर्ट्स पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूं। ये है हमारे सोडियम भाई साहब, ठीक है,
सोडियम, बड़े रिएक्टिव होते हैं ये। सोडियम भाई साहब बहुत रिएक्टिव होते हैं, पानी में भी आग लगा देते हैं। और ये H2SO4 रिएक्शन करवाया, सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर था, तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को बोला निकलो भाई साहब, और इन्होंने जगह एक्वायर कर लिया किसका, हाइड्रोजन का। तो इन्होंने हाइड्रोजन का जगह एक्वायर कर लिया और खुद बना लिया क्या, NaSO4। ठीक है, उसी तरीके से सोडियम भाई साहब की एक और रिएक्शन वाली चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये रिएक्शन बहुत फेमिलियर है। सोडियम अब गए हैं इनके पास, इन्होंने फिर इसको बोला भाई साहब निकलो अपने जगह से, और यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब सोडियम के तो हमने रिएक्शंस देख लिए, ठीक है, सोडियम के तो हमने रिएक्शंस देख लिए। अब हम देखते हैं दूसरा रिएक्शन एक दूसरे एलिमेंट का। ठीक है, तो इस रिएक्शन में CuSO4 था। CuSO4 मतलब कौन, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ आया आयरन रिएक्ट करने। यहां पर क्या था, आयरन था ज्यादा रिएक्टिव, इसने क्या किया, कॉपर को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो वही जो मैंने बताया कि द मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स प्लेस, यही हो। तो जो ज्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर वालों को उनके जगह से हटा दे रहा है। इसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से याद दिला दे रहा हूं, जिसको भी ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इन द सेंस जिसको भी रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है, उसके लिए मैंने एक ट्रिक अपलोड कर दिया है ऑलरेडी शॉर्ट्स पे, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। ठीक है, अच्छा हाँ, और फर्दर कोई भी डाउट्स हो, एक्सरसाइज सॉल्व करना हो या फिर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप नीचे दिए गए मेल पर, इंस्टाग्राम पर एज वेल एज व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन हाँ, इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने 2-3 बार बोल दिया, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि such kind of reactions in which the more reactive element will displace the low reactive element from its place and then it will form a product। ठीक है, अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अब फाइनली आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ना डेफिनेशन में भी लोग फंस जाता है कई बार। ठीक है, तो बताता हूं पहले डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसे डिफाइन ऐसे करते हैं कि इन सच रिएक्शंस, ठीक है, सच रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में ना बेसिकली लोग क्या समझते हैं, कैसे उसको डिफाइन करना है, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि एक कंपाउंड रहेगा, एक और दूसरा कंपाउंड आएगा। ठीक है, ये कंपाउंड है जो किसी दो चीज से मिलके बना है, ये एक दूसरा कंपाउंड है किसी दो चीज से मिलके बना है। तो इसमें क्या होता है, ये ब्लू वाले में गया ब्लैक और ये अलग। ठीक है, होता यही है, एक अपने जगह से उठ के दूसरे के पास जाएगा और इधर वाला उठ के इसके पास जाएगा। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि दो एलिमेंट से मिलके एक कंपाउंड बना है। मान लो ये कंपाउंड नंबर 1 है और कंपाउंड नंबर 2 जो है वो किन्हीं दो एलिमेंट से बना है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, AP प्लस BQ। ठीक है, मतलब इसके साथ ये जुड़ जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कुछ ऐसा। तो
लोग इसमें लिख देते हैं कि सच रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स, एलिमेंट्स ऑफ टू कंपाउंड्स या एलिमेंट्स ऑफ टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर प्लेसेस। लेकिन यार कैसे लिख सकते हैं इस चीज को? अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम डिफाइन कर रहे थे तो क्या कहे कि जो हाई रिएक्टिव होगा वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो समझो कि ये A जो है मेरा हाई रिएक्टिव है और ये P जो है ये लो रिएक्टिव है। तो इस रिएक्शन में अगर A ने P को रिप्लेस किया, ठीक है, सॉरी, A ने Q को रिप्लेस किया, Q मान लो लो रिएक्टिव है, A ने Q को रिप्लेस किया तो B ने P को भी तो किया है। देखो दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया है ना। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो यहां पर हम डिफाइन कैसे करते हैं कि सच रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, such reactions in which exchange of ions takes place are known as double displacement reactions। ठीक है, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को देता हूं। तो एग्जांपल लेते हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, कोई हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव का कॉन्सेप्ट यहां नहीं है, कोई हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव का कॉन्सेप्ट यहां नहीं है। यहां हमें देखना है कि ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव है। तो अब इसमें क्या होगा, ये यहां जाएगा और ये यहां आ जाएगा। तो देखिए इसके आयन और इसके आयन, इन दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस किया, यानी कि इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था, सच रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। तो अब क्या बनेगा, Na2Cl2, जिसको हम लोग बाद में 2NaCl कहेंगे। बैलेंसिंग अगले क्लास में बताऊंगा, इसके बाद अगली वीडियो भी इसी की पार्ट 2 डलेगी, तो जिसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और Ba के साथ SO4। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट से बन गया सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड से बन गया बेरियम सल्फेट। हो गया क्या, इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेंसिडिटी और कोरोजन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो मैं लास्ट टॉपिक बताऊंगा आपको, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ना एक जरूरी चीज जानते हैं पहले। एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें, तो रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, रिडॉक्स में दो चीजें होती हैं, पहला रिडक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में क्या होता है, किसी एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होता है या किसी एलिमेंट के अंदर से ऑक्सीजन को निकाला जा रहा होगा। ऑक्सीडेशन में जस्ट इसका उल्टा होता है। रिएक्शन देखोगे समझ में आ जाएगा, रिएक्शन देखना, और अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा हो, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो रिडक्शन है। रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन निकल रहा हो, अलग हो रहा हो, रिडक्शन है। अगर इसका उल्टा हो रहा है, किसी एलिमेंट में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन है। किसी एलिमेंट में
किसी एलिमेंट में से रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन तो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब दो टर्म इनके बारे में जानते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट्स हैं जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं रिएक्शन में। ठीक, तो बेसिकली हमने थ्योरेटिकली सारी बातें आज के क्लास में कर ली है। रिएक्शंस के लिए अगली वीडियो जो कल आएगी वो आपको देखना होगा और उसी में हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़ाई करो, क्लास 10 में फोड़ना है इस पर।